राजेश सिंह है, भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोग का इस फोरम पे स्वागत है। जिसे हम कहते हैं तैयारी जीत, क्योंकि जितनी तैयारी होगी उतना ही हमारा जो है ना पार्टिसिपेशन रहेगा इस सेशन जो है एमसीएल के जो है काम काम के बिजनेस में। एपिसोड नंबर 51, 15 अगस्त। और एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि आपको, हम एमसीएल में जुड़े थे तो कहीं ना कहीं हम करोड़पति बनने आए थे, और ये करोड़पति के सिलसिले में कहीं ना कहीं काम न शुरू रहने के कारण सिर्फ करोड़पति भी से क निकल गया है। तो जरूरत है वो कार्य करने की, और उस क को कार्य करते हुए हम जो है उस चीज को आगे ले जाने की। लेकिन इस सेशन के अंत तक मैं आप सब लोग को एक बेहतरीन चीज बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा करोड़पति बनने का। और ये करोड़पति बनने का फॉर्मूला आपको जीवन में किसी भी बिजनेस में किसी भी चीजों के अंदर ये काम में आ सकता है, और इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे आज का दिन 15 अगस्त है, ये 1979 इंडिपेंडेंस डे है, और सभी लोग को इस चीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही मुबारकबाद हो। और ये दिन हमें इसलिए हमको देखना पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके अंदर कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हमें नसीब हुआ है। और वो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो दिल से उनका नमन है, उनको सैल्यूट है। आज हम मेंशन की बात करें तो आज ग्राउंड लेवल पे अगर देखें तो बहुत बड़े इश्यूज हैं जो कि मैंने चर्चा की है बहुत से लोगों से। तो उसके अंदर कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलना जरूरी है। एमसीएल के सामने ये सभी चीजें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इमीडिएट एक्शन में कुछ चीजें हैं जो कि तुरंत का तुरंत ही जो है ना उसका समाधान होना जरूरी है। जैसे बायोपुल का या बायोपुल या बायो सीएनजी का रेंट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जो है ना बायोपुल के लिए रेंट पे 3 साल 4 साल या उससे अधिक समय से जो है ना उन्होंने अपना रेंट पे जगह ले लिया है, और बायो सीएनजी के लिए भी ले लिया है। कुछ जगहों पे कुछ कार्य भी हुआ है, कुछ लोगों ने शेड भी बना लिया है, और कुछ लोगों के वहां शायद उन लोग का लिस्ट में नाम आए या ना आए, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद पर वो जगह अभी भी रेंट पे लेके रखा हुआ है। तो उसको रखना है कि छोड़ना है, टू कीप और टू लीव, ये डिसीजन बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं रेंट रेंट वाले जितने भी हैं जो लीज पे लिए हैं, वो सब चढ़ाई भी कर रहे हैं, और इतनी तकलीफें हैं कि रेंट जो किसी ने 1 साल 2 साल से नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं वो लोग नाराज भी हैं। तो उसको रखना है कि छोड़ना है, ये जल्दी से जल्दी तय होना चाहिए। और एमसीएल की तरफ से मैंने गुजारिश की है कि ये जैसे ही फंडिंग का विषय खत्म हो या उसके पहले भी आप जो है ना इसके पे ध्यान देके कर सकते हो कि बायोपोल के जो है ना सभी जगहों पे जो है ना शायद लगे या ना लगे, तो उनको गाइडेंस की जरूरत है। जल्दी से जल्दी जो है ना ये उसका क्या किया जाए, इसका समाधान निकले। रखना है कि छोड़ना है। काफी जगहों पे जो है ना लोगों ने आधे अधूरे काम किए, कहीं जो सीएनजी के फर्स्ट फर्स्ट फेज का काम हुआ है, कहीं सेकंड फेज का काम हुआ है, कहीं कहीं बायोपुल के अंदर वेंडर्स के कुछ पैसे बाकी हैं। तो बहुत सी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि जो वेंडर्स थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना कहीं किसी ने कुछ काम किया, तो उनको जो है ना 1 महीना 2 महीना 3 महीना आज साल भर से ऊपर हो गया, उनको जो है ना उनके ड्यूज नहीं मिले वेंडर्स की। तो बोला भैया कि हम काम करो, इलेक्ट्रिसिटी वो उखाड़ उखाड़ के लेके चले जाएंगे अगर हमें पैसा नहीं दोगे। तो बहुत नाराज हो गए हैं वो। तो उनको पैसे कब मिलेंगे, मिलना जरूरी है। अब कहीं ना कहीं ये चल रहा है बातें, तो उनके लिए भी बहुत ही अपरिहार्य कारणों से उनको जो है ना कहीं ना कहीं वेट करना पड़ रहा है। दे आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन कब तक पहुंची रहेंगे। तो जरूरत है इसके ऊपर निर्णय लेने की कि वेंडर को कब पेमेंट मिलेगा। किसान किसानों ने जो है ना कहीं ना कहीं हमारे कहने पे अगर नेपियर लगाया है तो उनके पेमेंट है, तो ये पेमेंट कब दिया जाएगा उनको। उसके हिसाब से उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि भाई कि उनके अनुसार कि उनको पेमेंट कब मिलने वाला है। तो प्रॉपर उनको जो है जानकारी मिलनी जरूरी है। आज भी बहुत से लोगों ने नेपियर लगा के रखा है, और बहुत बड़ी मात्रा में लगा के रखा है नेपियर। तो नेपियर व्हाट टू डू, क्या करना है हमें, इसको रखना है कि छोड़ना है। कुछ लोगों ने जो है 10 एकड़, किसी ने कुछ 50 एकड़, किसी ने 100 एकड़ से भी ज्यादा ये चीजें जो लगा के रखा है। तो उस नेपियर का क्या किया जाए, कहीं रखना है उसको कि छोड़ देना है। तो ये भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा कि आपके यहाँ प्लांट लगेगा नहीं लगेगा, साल भर बाद लगेगा, 6 महीने बाद लगेगा। तुमको प्लानिंग बताना पड़ेगा उनके वहां कब लगने वाला है। तो जल्द से जल्द ये होना चाहिए। बहुत से लोगों की, जैसे कि बायोपुल की बात पकड़ो या बायो सीएनजी की बात पकड़ो, तो बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले लिए हैं और चालू हो गया है। और इलेक्ट्रिक के बिल्स जो है ना उनके जो है ना कहीं जनरेट होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने काम किया है और काम रुक गया है, उनके कनेक्शन बिल न भरने के कारण कट किया है।
और ट्रांसफार्मर उठा के ले जाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी गाइडेंस की जरूरत है, जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए एमसीएल कंपनी को, कि वहां क्या किया जाए इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो उठा के लेके चले गए तो फिर से वापस आने के लिए बहुत से पैसे खर्चे करने होंगे। अब उनका क्या करना चाहिए, ये भी बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। तो मैंने ये सभी बातें रखी हैं और जल्द से जल्द इसका उत्तर भी कंपनी ऑफिशियल से जल्दी ही मिलेगा। हमने दो कंपनियों की स्थापना की, एक एमपीओ की और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ये कंपनी के कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट करना है और यूरी ईयर कंप्लीट करना है, और इसके अंदर बहुत से पैसे खर्चे होते हैं। और बहुत से लोगों के तो जो है ना 1 साल 2 साल से पेंडिंग है, जिसके ऊपर ढेर सारे फाइन ऑलरेडी लगने शुरू हो गए हैं। अब ये कंपनियों का क्या करें, कंपनियों को रखें कि इसको छोड़ दें या उसको खत्म करें, ये भी कहीं ना कहीं जो है ना एमसीएल को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। और ये गाइडेंस की जरूरत है और ये इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। सैलरी की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड है, स्टाफ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रखना है कि छोड़ देना है। आज कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोगों के वहां जो है मशीनें आके पड़ी हुई हैं, पैसे न देने के कारण जो है छोड़ दिए, और सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं है तो खुद जाके वहां रात को सोते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर भी निर्णय लेने की जरूरत है। अच्छा, बहुत से लोगों ने जो है ना इसके अंदर ऑफिस के जो है रेंट जो है भर रहे हैं, खुद का जो ऑफिस लिया है उन्होंने, और ऑफिस लेके जो है इसका रेंट भर रहे हैं। तो जरूरत है कि जो है ना ऑफिस रखना है कि नहीं रखना है। बहुत से लोगों ने जो है ना उनके वहां ना कोई बाहर कोल का अनाउंसमेंट है ना बाहर सीजी का अनाउंसमेंट है, लेकिन उन्होंने ऑफिस ऑफिस लेके रखा हुआ है। 2,000 5,000 10,000 जो है ना इसका रेंट भर रहे हैं। तो ऑफिस लेने की जरूरत है कि उनको अभी इसके ऊपर भी गाइडेंस की जरूरत है। वो घर से भी काम कर सकते हैं और घर से भी सब चीजें कर सकते हैं। तो जरूरत यह है कि उनको बताने की कि भी जो है ना इसको रखना है कि छोड़ देना है। जैसे ऑफिस में स्टाफ लेके रखा हुआ है, जरूरत नहीं है अभी फिलहाल उनको। तो ये निर्णय लेना पड़ेगा और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा कंपनी को, और उनको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। और इसके बाद ही जो है ना आगे का काम करना चाहिए। आगे का काम जैसे मैं बताऊं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की, जैसे डॉक्टर डॉक्टर श्याम गुलाब जी ने बात की थी कि प्रोजेक्ट जो है ना लगभग 19 प्रोजेक्ट हमारे जल्दी से जल्दी अनाउंस हो रहे हैं, तो वहां जल्द से जल्द वो फंडिंग देने की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये पहले काम करने के बाद फिर इसके ऊपर जा सकते हैं कि 19 प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना फंडिंग दे सकते हैं। और जरूरत है ना कि 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट कहाँ लगेंगे और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट कहाँ लगेंगे, ये बताने की जरूरत है। लेकिन कब बताएंगे, क्योंकि बहुत से जगहों पे ऐसे अनाउंसमेंट हुए जहां ग्राउंड लेवल पे कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि लगभग जब प्लांट रेडी है, 900 टन कच्चा माल रेडी है, जिनको जानता हूं मैं, और उनके पास सिर्फ फंडिंग की बात है कि फंडिंग आएगा तो जो है ना वही कहीं ना कहीं इनकम उनको उनकी और एनसीएल की शुरू हो जाएगी। तो उनको कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं किसी के प्रति नाइंसाफी न हो। जो डिजर्व करता है, जो मेरिट पे है, तो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड सर्वे करने के बाद तभी वो अनाउंसमेंट हो। ये भी मैंने उनसे गुजारिश की है कि ऐसे योग्य व्यक्तियों को पहले चुना जाए जो डिजर्व करते हैं, मेरिट पे काम हो, वसीले पे नहीं। नहीं तो इसमें जो है पूरे पूरे जो है एनसीएल के अंदर नाराजगी फैलेगी। मैंने ये भी उनसे गुजारिश की है। प्लस जैसे फंडिंग आता है तो जरूरत है ना, लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि एनसीएल का फंडिंग कब आएगा, हमारे जो रिफंड के प्रोसेस कब शुरू होंगे, और हमारे वहाँ प्लांट कब लगेगा, कौन सा प्लांट लगेगा, एमएसपी के प्रोजेक्ट के लिए मैं कहाँ दूँ जो मेल करूँ, मेल करने का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से ना कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। जब कंपनी का जो ना ऑफिस शुरू हो जाएगा तो तुरंत इनको कोऑर्डिनेटर मिलना चाहिए, जो उनकी सभी जो समस्याओं के सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सके। और बहुत से एनसीएल में ऐसे लोग हैं जो एमएसएस हैं, कहीं ना कहीं वो रिफंड चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के वहां एक दूसरा व्यक्ति है जो जो एमएसएस लेना चाहता है। और वैसे ही बहुत से एमवीपी हैं जो कि जो रिफंड चाहते हैं, और उनके वहां बहुत से लोग जिनको एमसीएल के ऊपर फेथ है, वो एमवीपी लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो कहने की रिप्लेस किया जा सकता है उनको। तो जरूरत है कि ऐसे सही व्यक्तियों की जो है ना कि वे एमसीएल का एक प्रॉपर स्टाफ सुने, कोऑर्डिनेटर सुने, और जितने एमवीपी एमएसएस हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, ये भी काम किया जा सकता है। और जब पैसा आ जाएगा तो ऑफकोर्स जितने एमएसएस और एमवीपी हैं सभी का रिफंड के प्रोसेस करें, लेकिन वन टाइम में पेमेंट हो, ये नहीं यानी कि उनको पार्ट पेमेंट दिया जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वन टाइम में पेमेंट देके खत्म किया जाए, जिससे कि जितने भी उनके ड्यूज हैं या फिर से उनको एंटरटेन करने की जरूरत न हो। जैसे ही फंड आ जाता है तुरंत ही जो है एनसीएल ऑफिस का एक अनाउंसमेंट हो, और वहां का स्टाफ और प्रॉपर जो एनसीएल का मैनेजमेंट की तैयारियां हो जाए,
जिससे कि हर समस्याओं का समाधान प्रॉपर तरीके से निकाल सकें, चाहे वो स्टाफ हो या डिसीजन मेकिंग के लिए जो मैनेजमेंट की टीम हो। तो जरूरत है उनको जो है तैयारी करने की। ये मैंने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया लेवल पे टीम डिक्लेरेशन की बात हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ना ये स्टाफ हो मैनेजमेंट हो शायद वहां तक जो है ना पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम अब एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं तो जरूरत है एक प्रॉपर तरीके से अलग अलग क्लस्टर बना के, जैसे कि हम एमएसपी के प्रोजेक्ट की बात करें, बायोकोल के प्रोजेक्ट की बात करें या बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें अलग अलग क्लस्टर हैं। तो जरूरत है एक योग्य व्यक्तियों के चुनाव की। इसके लिए जरूरत है कि नेशनल, स्टेट, जोन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक कोऑर्डिनेटर की, जो कि डॉक्टर श्याम गुल्लभ ने जो है ना पिछले मीटिंग के दौरान कहा था। तो इसका डिक्लेरेशन करिए, वो टीम कौन सी होगी, कौन से योग्य व्यक्ति हैं जिनकी योग्यता है, उनके आधार पर उनका चुनाव हो। ध्यान रखिएगा, विदाउट टीम, विदाउट टीम वर्क यू कांट सक्सीड। आपको अगर बड़ा काम करना है तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। जरूरत है कि ये चीजें होनी चाहिए। एनसीएल की फंडिंग की बात करते हैं। डॉक्टर श्याम गुल्लभ से मेरी आज शाम को ही बात हुई और उन्होंने क्लियर कट बताया कि ये पिछले पिछले के पिछले हफ्ते उन्होंने बात की थी कि फंडिंग का प्रोसेस ऑलरेडी इनकी तरफ से कंप्लीट हो गया है। जो भी पेंडिंग है वो सरकार की तरफ से है। बिकॉज ऑफ सिंदूर के कारण जो है ना काफी इश्यूज आ रहे हैं और लगभग काफी चीजें पेंडिंग है, स्क्रूटिनी के अंदर चले गया है। ऑलरेडी हमने जो है सभी चीजें पूरी की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो फंडिंग का जो प्रोसेस है एक टोटल जो है ना 100 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फंड रिसीविंग के फेज में है, किसी भी वक्त आ सकता है। आने का अंदेशा लगभग थर्सडे या फ्राइडे या मंडे या जो है ना ट्यूजडे तक होना चाहिए था, जो बीत चुका है। लेकिन डॉक्टर श्याम गुल्लभ से आज बातचीत हुई कि ये किसी भी वक्त आ सकता है। हो सकता है मंडे या ट्यूजडे को जो है ना अगले हफ्ते में ये 100% आएगा ही आएगा। क्योंकि इसके लिए जो किया जा सकता है, डॉक्टर श्याम गुल्लभ वो हर चीजें कर रहे हैं। वो अभी मुंबई में नहीं है और उनकी कोशिश यही है कि इसके ऊपर वर्क करने के लिए कि भैया कि जल्दी जल्दी फंड हम रिसीव कर लें, क्योंकि ये फार्मर्स के पैसे हैं, वो गरीब किसानों के पैसे हैं जो देने हैं। और हम जो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरत है उन लोगों को पैसे जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ना एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, एम्पावरिंग ऑफ फार्मर्स, ये बहुत से काम है। और जिन्होंने काम कर चुके हैं तो उनको जरूरत है जो पैसे की, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उम्मीद है 100% जो है ना ये चीजें अगले हफ्ते ये होने वाला है। तो जब अगले हफ्ते का फ्राइडे का सेशन होगा तो मुझे लगता है उसके पहले ये फंड्स जो है ना लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। और ये मुझे लगता है कि साथ ये फ्राइडे तक नहीं जाएगा, उसके पहले ही ये जो है फंडिंग का जो है फंडिंग रिसीव कर लेगी जो है कंपनी, और लोगों को रिफंड देने का काम भी शुरू करेगी। अच्छा, ये फंडिंग की बात है तो फंडिंग में बहुत से लोग कंपटीशन में हैं। आज डॉक्टर श्याम गुल्लभ के माध्यम से मैं चर्चा में था और मैंने ये कोशिश की कि लोग जो है ज्यादा करके जो है निगेटिव लोग काफी लोग हो रहे थे और निगेटिव करने के लिए बहुत से ग्रुप जो है कार्यरत थे। लोगों को भड़काने का काम आज भी हो रहा है। और जैसे मैंने जो है ना इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी कि लोग पॉजिटिव रहे, तो जरूरत है ना कुछ कुछ प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पर उनको जानकारी देने की। मे भी एमएसपी के प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो या बायोकोल सही तरीके से कैसे कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी देने की। तो ये जानकारियां कहीं के मैं दे रहा था उनको प्रॉपर। और डॉक्टर श्याम गुल्लभ से एक विस्तृत चर्चा करके हर फ्राइडे तक आप तक जो है ना कुछ न कुछ समाचार बताने की कि फंड्स कब आएगा, कैसे आएगा, बेसिक क्या कहाँ रुक रहा है काम। तो लगभग ये सब चर्चाएं वीकली मेरा होता ही होता है डॉक्टर साहब से। लेकिन अब इस कंपटीशन में बहुत से लोग आ गए हैं, सो कॉल्ड जो है ना लीडर हैं वो। और मुझे खुशी की बात है कि पॉजिटिव रखने के लिए जो है ना मैं अकेला ही था, तो कहीं ना कहीं एक या दो प्लेटफॉर्म और भी बन गए हैं जो कि ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है ना बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं। बार बार अगर जो है ना आप जो है ना एक घोषित करोगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज, एनसीएल कंपनी का पैसा जो है ना 12 तारीख वाले फेल हो गए हैं, अब देखो मैं बोलता हूँ गुरुवार को चमत्कार होने वाला है, नहीं हुआ। तो आज अगर मैं डॉक्टर श्याम गुल्लभ की बात करूं, ईमानदारी से वो कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि फंड्स आना जरूरी है। कहीं कहीं ये बातें लोगों के मन में भ्रम है कि पैसा नहीं आया तो क्या होगा। और हकीकत में अगर पैसा नहीं आया तो कितने लोग सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि सो कॉल्ड जो है ना एक बहुत प्राइम मीडिया थे, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी, जो है तर्क वितर्क चल रहा था, कुछ जो झगड़े भी चल रहे थे। तो मैंने उनसे वही एक बात पूछी कि आपका मकसद क्या है। उनका मकसद एक ही है कि मुझे एनसीएल को बर्बाद करना है, बाकी मुझे और कुछ कोई मतलब नहीं है। तो उनका मतलब तो मैं समझ गया उनका इशारा।
लेकिन कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए हमको आगे आके खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत महसूस हुई, और कहीं लड़ के झगड़ के मैं यहाँ तक लेके आने की मैंने कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एमसीएल का प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज को बंद किया जाए, नहीं तो क्या होता है, उसको मिसगाइड हो रहे हैं लोग, मिसगाइड हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं मालूम पड़ रहा है। तो ये सभी जगहों को फॉलो करना बंद करिए आप लोग। डॉक्टर श्याम गोलप को जो है ना, सिर्फ एमसीएल को ही सुनिए, बाकी सब भ्रमित हो जाएंगे, कहाँ जाना है पता ही नहीं चलेगा। और क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है। तो जरूरत है ये ब्रेकिंग न्यूज को बंद करने की। नहीं तो जो है ना, सबसे तेज असर आज तक चैनल में सबसे ज्यादा है, तब तक मालूम पड़ा कि रिपब्लिक भारत आ गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज बंद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, करोड़पति कैसे बने। तो एक एक्चुअली में जो है ना, धनवान बनने की एक शिक्षा है। नॉर्मली अगर देखो कि गरीब आदमी गरीब रहता है, ज्यादा करके अमीर आदमी के बच्चे अमीर बनते हैं। ये क्यों होता है? और ये एक डॉक्टर मेरे मित्र हैं, और वो समीर शाह नाम है उनका, और वो प्रैक्टिस करते हैं ये जो है दहीसर मुंबई में। उन्होंने उन्होंने इसके बारे में चर्चा की और बातें बताई, और एक छोटी सी किताब उन्होंने लिखी, करोड़पति कैसे बने। एक्चुअली धनवान बनने की एक शिक्षा है, और धनवान जो बनते हैं ना, उसका कुछ लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है। उस कारण को हम समझेंगे, और वो फॉर्मूले को कहीं नहीं अपनाएंगे, तो किसी भी क्षेत्र में 100% आप जो है कहीं ना कहीं करोड़पति बन सकते हैं। धनवान बनने की शिक्षा का क्या होता है, जब हम अपने आसपास गरीब और लाचार लोगों को देखते हैं, तो हमें दुख होता है। आप ही सोचिए, क्या किसी की भी जिंदगी लाचारी और बेबसी के लिए होती है? हरगिज नहीं। हर इंसान को जो अच्छी तरह जीने का अधिकार है, जब इस दुनिया में आया है, तो हर चीजें उसके लिए जो है ना, हर चीजें उसको जो है ना सुख सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे जो गरीब है ना, उनको किसी भी तरह का बेसिक जो सहूलतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलती। और ये भी कहीं ना कहीं धनवान बनने की दिशा में, आप किसी जो लाचार या किसी किसी गरीब आदमी का फायदा उठाते हैं, तो वो धनवान बनना भी कहीं ना कहीं वो धनवान बनने जैसा नहीं है। अगर एक गरीब लाचार महिला जो दर्द से तड़प रही थी, कारण था उसके पेट में जो 1.5 किलो का ट्यूमर था, उसकी घर की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। और ऐसे जो लोगों को, कुछ डॉक्टर को मैंने देखा ना, उस लाचारी का फायदा उठाते हुए ढेर सारे पैसे उनसे ले लेते हैं। तो उससे अगर करोड़पति बन भी गए ना, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, उनको लिए ये फायदेमंद नहीं है। सच्चे मायने में वो जो है ना, कहीं ना कहीं वो जो है ना करोड़पति नहीं है। गरीब लाचार लोगों का फायदा उठाकर जो है कभी सच्चे अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना है तो सही रास्ते पे चल के लोगों की मदद करते हुए जो है ना, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सच्चे मायने में अमीर शब्द का मतलब है आप दूसरे को अमीरी और समृद्धि के रास्ते पे लेके चलते हो, तब जो है ना अपने आप में करोड़पति बनते हो। तो किसी भी चीजों का सामरिक जो है ना विकास होना चाहिए, सामरिक तरीके से चलना चाहिए। गरीब परिवार की मदद अगर आप कुछ पैसे देकर करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर से वो गरीब रहेंगे। तो उनको हमें ये सिखाना है कि हम अमीर के रास्ते पे कैसे बने। अगर हम उनको अमीर बनने का रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे चलकर वो अमीर बन जाते हैं, और हमारी इस मदद से उनके जीवन में एक बड़ा सुखद परिवर्तन हमेशा के लिए आ जाएगा, और वही स्थायी रहेगा। और यही सच्चे मायने में लोगों की मदद करते हुए अगर हम अमीर बनते हैं, तो वो सच्चे मायने में अमीर है। और आज का जो मैं प्रेजेंटेशन आप लोग को दे रहा हूँ, तो उन सभी लोगों के लिए है जो सचमुच अमीर और धनवान बनना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं। और मेरा दावा है, इस प्रेजेंटेशन को देख के अगर आप उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारेंगे, तो 100% करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें दिए गए सिद्धांतों और फार्मूलों का उपयोग और उसके पथ पर चलेंगे, तो 100% अपने अमीरी का जो है ना आनंद उठाएंगे, और वो सच्चे मायने में जो है ना आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही परिणाम के लिए सही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। अगर हम जो भी काम करते आए हैं और अमीर नहीं बन पाए हैं, तो वही काम करते रहेंगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको पैसे कमाने के तरीके को या फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। जैसे रोटी बनाने के फॉर्मूले से कभी केक नहीं बन सकता। अगर आपको केक बनाना है, तो केक बनाने का ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अगर अमीर और धनवान बनना है, तो आपको अमीर बनने के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसको समझना पड़ेगा कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखिए नॉर्मली बेसिक सभी लोगों को जो है ना, जीवन जीवन में ऐसा आता है, बच्चे पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी। और ज्यादातर मध्यम और गरीब परिवार के पास पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला होता है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, या छोटा मोटा बिजनेस कर लो, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने आप को भी जो है ना उसको एम्प्लॉयमेंट देना। लेकिन याद रखो,
यह फार्मूला आपको उतना ही पैसा देगा जिसकी वजह से आप केवल जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कभी भी उतना पैसा नहीं देगा कि सच्चे और अच्छी जिंदगी जी सके और करोड़पति बन सके। हमारे जीवन के क्या क्या अधिकार हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें किस चीज का अधिकार है? खुशी और आनंद का अधिकार, सच्ची सेहत, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का अधिकार, मानव जीवन का सामरिक विकास और उत्थान का अधिकार, पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, देश और समाज की सेवा में सहयोग का अधिकार, दान और सेवा करने की सामर्थ्यता का अधिकार। इन सही सभी चीजों में एक चीज बहुत आवश्यक है, अमीर बनना। जब अमीर बनोगे ना तो तभी ये पांचों चीजें कहीं ना कहीं ले पाओगे, कर पाओगे। और ये करने के लिए, ये सब पाने के लिए आपको अमीर बनना बहुत जरूरी है। गरीबी का सत्य पकड़ जानते हैं। आप देखोगे ना, ये देखा भी होगा आपने, ज्यादातर बीमारियां उन्हीं लोगों की होती हैं जो गरीब होते हैं, मुसीबतें भी उन्हीं को झेलनी पड़ती है जो गरीब होते हैं। और ये तो फ्री में मिलता है, ज्यादा सलाह उन्हीं को मिलती है जो गरीब होते हैं, ज्यादा काम उन्हीं को करना पड़ता है जो गरीब होते हैं, और जिंदगी से समझौता भी उन्हीं को करना पड़ता है जो गरीब होते हैं। अमीरी क्या है? अमीरी यानी आपके पास इतना धन हो कि कम से कम आपकी 3 पीढ़ी तक किसी को कमाने की जरूरत ना हो। जिंदगी को इस तरह से जीना चाहिए कि जीवन में कुछ भी बाकी न रह जाए, जो भी इच्छा हो हर चीजें पूरी कर सको, और लाखों लोगों के जीवन में आप सकारात्मक बदलाव ला सको और उन्हें धन से भी मदद कर सको। इसे कहते हैं अमीरी। आप करोड़पति कब बनोगे? अगर हर महीने का आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो आपको 8 साल लगेंगे करोड़पति बनने में। अगर आपकी आय हर महीने 50,000 है तो आप अपने बुढ़ापे में करोड़पति बनोगे। मैं बात कर रहा हूँ कि सभी पैसे संभाल के रखोगे तब, और उसमें से खर्चा करोगे, व्यय करोगे, तो आपको जीवन भर करने के करोड़पति नहीं बन पाओगे। और 50,000 कमाने के बाद जब बुढ़ापे में करोड़पति बनोगे तो बुढ़ापे में ढेर सारी बीमारियां आपके इंतजार करेगी और उस बीमारियों में आपके पैसे खर्चे हो जाएंगे। और आप इनकम अगर 25,000 रुपए उससे कम कमा रहे हैं तो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। मुंबई या जैसे महानगर में किसी शहरों में रह रहे हैं तो आप 1 BHK का फ्लैट भी कभी नहीं खरीद पाओगे, और यह सपना होगा और सपना ही रह जाएगा आपके मरते दम तक। तो क्या कोई रास्ता है करोड़पति बनने का? यस, है। अब उसके बारे में जानते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अमीर आदमी के पास जाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। गरीबी और पैसे की कमी मूल कारण है, पैसे के बारे में अज्ञानता ही है। आप नौकरी से अस्थायी रूप से क्षणिक सुखों को पा सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। धनवान बनने का आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, और वो रास्ता है अमीरी का रास्ता, धन का ज्ञान का रास्ता। अच्छा, धन का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है कि जानना होगा, और धन का ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो आप निर्धन ही रहेंगे। अब ये धन का ज्ञान, ये पैसे हम कमा रहे हैं तो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ये इसको बोलते हैं धन का ज्ञान। जिसके पास धन का ज्ञान नहीं है तो वह निर्धन ही रहता है। अगर आपके पास धन का ज्ञान नहीं है तो संयोग से अगर कहीं अगर आपके पास बहुत सारा धन आ भी गया तो वह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा और आपका पैसा जो है कहीं कहीं चली जाएगा। आज के युग में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर कोई चीज है तो वह है धन, संपत्ति, पैसा। इसके लिए धन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप धनवान अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धन का ज्ञान होना जरूरी है। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हजारों काम छोड़कर भी यह ज्ञान लेना जरूरी चाहिए। सही और सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं धन का ज्ञान, तो इसकी व्याख्या संपत्ति को बढ़ाओ और खर्च को कम करो। संपत्ति वह चीज है जो आपको पैसे देती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पैसे आपके पास आते हैं तो मकान, प्लॉट, फ्लैट, जमीन, शेयर, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, बैंक के फिक्स डिपॉजिट, वो सभी चीजें जिससे कि आपके पैसे बढ़ते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती है, तो वो कहीं के बढ़ाएगा। लेकिन आपको खर्च नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर करना है तो सोच समझ के करना है। खर्च में जो लग्जरी कार आपने खरीद ली, आपके पास पैसे सिर्फ उतने ही हैं जो म्यूचुअल फंड, मकान, प्लॉट, फ्लैट जो नहीं आपने नहीं डाला, आपने लग्जरी कार खरीद ली। और विलासिता की चीज जैसे लोन, पेंडिंग टैक्स, आपके पास धन, हर वो चीज जो आपसे पैसे आपके पास से ले जाती है, उससे हमें बचना चाहिए। आप सिर्फ संपत्ति और खर्च के बीच का फर्क का अंतर अगर सीख गए तो 100% आपको ज्ञान का जो है धन का ज्ञान आपको मिल जाएगा। आपकी कमाई कौन ले जा रहा है? अगर देखें, अक्सर नौकरी करने वाले लोग दूसरे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सरकार के टैक्स के लिए, जो भी अपना सामान खरीदते उसमें टैक्स लगा होता है। अपने मालिक या उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, उस बैंक के लिए जिसे आपने कर लिया है। याद रखो, जब तक आप दूसरे के लिए काम करते रहोगे कभी भी आप अमीर या धनवान नहीं बन सकते। एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं।
कि मोहन और सोहन दो दोस्त एक ही शहर में एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों के पास 1 BHK का एक एक फ्लैट था, जिसका हर महीने में दोनों को 12-12 हजार रुपए रहने मिलते थे। इसके अलावा उनकी सेविंग्स अकाउंट में 3-3 लाख रुपए थे। मोहन के पास 3 साल बाद, मान लीजिए 3 लाख रुपए उनके पास है और 12 हजार रुपया रेंट आ रहा है, 3 साल के बाद 4,32,000, मतलब कि लगभग 3 लाख को जोड़ दें तो टोटल 7,32,000 उनके पास, मोहन के पास आ गया। अब सोहन की चर्चा करते हैं। लेकिन सोहन ने अलग सोचा कि क्यों ना मैं इसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं। उसने शहर से 10 किलोमीटर दूर नई कॉलोनी में 1 RK फ्लैट बुक किया, जिसकी कीमत 6,60,000 थी। उसने बिल्डर से बात की, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और हर महीने 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट देना शुरू किया। अब उसके बाद 12,000 रुपया जो रेंट आ ही रहा था, तो 3 साल के बाद उसके फ्लैट का जो है ना लगभग पेमेंट भी पूरा हो गया और उसे पोजीशन भी मिल गया। और 3 साल बाद उस फ्लैट की कीमत हो गई 10 लाख रुपए। इस तरह मोहन की अपेक्षा सोहन के पास 3 लाख रुपए ज्यादा थे। इसमें सीख क्या मिलती है कि धन आपके लिए काम करता है, और यही धन का ज्ञान है कि धन आपको वहीं लगाना है जहां से आपका जो है इनकम बढ़े। और अगर देखेंगे, जो बलवान या शक्तिवान है, प्रकृति का नियम है और प्रकृति को वही स्वीकार है। प्रकृति को सिर्फ बलवान और सशक्त वही स्वीकार है। उसे कमजोर और गरीब नहीं चाहिए जो बाद में चलकर नाश हो जाता है। उसे अमीरी और बेहतरी ही चाहिए। और जंगल का यही नियम है। आपने देखा होगा, जंगल में जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वही जिंदा रहता है। और आज हमारे समाज में भी आज देखो कि यही नियम चल रहा है। जिसके पास धन होता है वही नियम बनाते और निर्धन केवल उसका पालन करते हैं। और वही सपने साकार, उन्हीं के सपने साकार होते हैं जिन्हें देखने के लिए आपकी नींद नहीं आती। अब इसके अंदर परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके अंदर इच्छा, तड़प तड़प चाहिए आपके अंदर। आपकी भूख प्यास जितनी जितनी ज्यादा होगी, उतनी मात्रा में आपको पानी और खाना मिलेगा। प्रकृति का यही नियम है कि जितना जो है ना आपके अंदर से जो है ना प्यास और तड़प बनेगी, उतना ही प्रकृति आपको देगा। आपके भीतर किसी भी चीज को पाने के लिए जितनी तड़प होगी, उतने ही प्रमाण में आपको वो वस्तु प्राप्त होगी। अगर आपके अंदर किसी वस्तु को पाने की ज्वलंत इच्छा है, तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। और प्रकृति का यही नियम है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को समझते हुए जो है ना आप ये फॉर्मूला समझ जाएंगे करोड़पति कैसे बने। सुरेश नाम का एक आदमी बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही वैरायटी का खाखरा बनाता था। खाखरा आप लोग जानते होंगे कि ये कड़क रोटी जो रहती है ना, वो पतली रोटी जिसके अंदर अलग अलग फ्लेवर की जो है ना घर में ही बनाता था बंदा वो। और उसके पास फिक्स ग्राहक थे, उन्हीं उन्हीं को बेचता था। लेकिन अच्छी वैरायटी और क्वालिटी का बनाता था। इस तरह से महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। उसके घर में एक बेटा बेटी, छोटा सा परिवार होने के बावजूद ज्यादा पैसे की बचत नहीं हो पाती थी, लेकिन किसी भी तरीके से वो परिवार पाल लेता था। उसकी उम्र 45 साल थी। सुरेश सुरेश से उस डॉक्टर, जो समीर साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने पूछा, आप काम तो बहुत अच्छा करते हो, क्या आप बता सकते हो कि इस व्यवसाय से करोड़पति कब कब तक बन सकते हो? बहुत सोच समझकर सुरेश ने कहा कि शायद कभी नहीं। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उस तरीके से तो कभी नहीं। फिर उसे मैंने करोड़पति बनने का फॉर्मूला बताया। यह सुनकर उसकी आंखें चमक गई और आत्मविश्वास जगाया। और उसने उस तरीकों को काम करते हुए मात्र 2 साल के पहले ही वो करोड़पति बन गया। अब ये आपको समझना है कि यह सब कैसे हुआ, तो करोड़पति कैसे बन गया। क्योंकि महीने का 30,000 कमाने वाला व्यक्ति वो करोड़पति मात्र 2 साल के पहले ही कैसे बन गया। सुरेश सुरेश ने बहुत मेहनत और प्रयोग करके अलग अलग तरह के टेस्टी खागरा ऑलरेडी बना ही रहा था वो, जिसमें गेहूं, ज्वारी, चावल, नाचनी, बाजरा अलग अलग रेसिपी के साथ 25 से ज्यादा वैरायटी ऑलरेडी पहले से ही बना रहा था, जो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट थे। उसने अब अपने बिजनेस के लिए सिर्फ महिलाओं को रखा और उसने 2 फ्लैट किराए पर ले लिया। उसमें 30 महिलाएं रोजाना लगभग 1,000 किलो खाकरा बनाती थी। सुरेश ने 20 महिलाओं को अलग अलग एरिया में विस्तार के लिए खाकरा बेचने के लिए अलग से एजेंसी दे दी। एक लेडी को बोला कि आप घर घर जाकर इस एरिया के अंदर जो है, ये एरिया आपका है, आप घर घर जाके जो है ना, ये बहुत स्वादिष्ट खाकरा है, अगर इसको बेचेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ आमदनी होगी, आपकी इनकम होगी। और वो एरिया उसने अलॉट कर दिया उनको, जैसे बोलते हैं ना एजेंसी देना, कि आपको माल बेचने का हम एजेंसी दे रहे हैं। इसी तरीके एक एक महिलाओं को उसने ऐसे 20 महिलाओं को रखा और 20 अलग एरिया में उसे जो है ना अपनी माल बेचने के लिए एजेंसी दे दी। अब पहले की अपेक्षा खाकरा टेस्टी और कुछ मार्केट से हटके था। इस तरह महिलाएं लगभग 50 किलो खाकरा घर घर जाकर बेचती थी। और इस तरीके से हर महीना जो है रोजाना लगभग 2,500 रुपए जो है ना सिर्फ महिला कमा लेती थी। अगर 2,500 रुपए अगर डेली कमा रही है, सोचिए कि एक सामान्य इंजीनियर से इनकम जो है ना उस महिला का ज्यादा होता था।
क्योंकि लगभग 50 किलो खागरा बेच रही तो डेली और 2,500 रुपए इनकम करी, तो महीने का आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे पहले सुरेश कमाता था उनसे भी ज्यादा वो महिलाएं कमाती थी। और इसी तरह के फॉर्मूले से सुरेश जो मात्र 2 साल के पहले ही जो है करोड़पति बन गया। ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो स्लाइड है, करोड़पति बनने का अगर ये फॉर्मूला आपने लिख लिया कि किसी भी धंधे व्यापार में, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, या जो अडानी अंबानी या टाटा विप्रो जो भी है ना, इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। और ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये फॉर्मूला है C इंटू U इंटू P इंटू M इक्वल टू करोड़पति। C फॉर कस्टमर, जिसे ग्राहक, U फॉर यूनिट, मतलब कितने क्वांटिटी, कितने नग आप जो बेचते हैं, P मतलब प्रॉफिट, कितना मुनाफा कमा रहे हैं पर किलो या जो पर पीस, और M माने मंथ, कितने दिन के अंदर जो है ना आप बनते हैं, और CR मतलब होता है करोड़पति। अब सुरेश की बात करते हैं। पहले वो 30,000 रुपए कमाता था, अब उसने C फॉर कस्टमर 20 महिलाएं उसने जो है ना पकड़े, और यूनिट 50 किलो महिलाएं, जो एक महिला 50 किलो बेचती थी, और उसका मुनाफा 30 रुपए किलो, पहले 50 रुपए किलो कमाता था, अब मात्र 30 रुपए किलो ही कमा रहा है। लेकिन क्या हुआ देखेंगे तो 20 20 इंटू 50 इंटू 30 इसको 365 डेज, मतलब कि अगर 365 दिन पकड़ते तो 1 साल हुआ। और इस तरीके से उसको लगभग जो है ना 1,09,50,000 रुपए की इनकम साल भर के अंदर ही हो गई, 1 साल के अंदर ही। और इस फॉर्मूले को यूज करके ही उसको करोड़पति बना सुरेश। तो यही समझने की जरूरत है, और ये फॉर्मूला कहीं भी आप डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है ना 100% अमीर बन सकते हैं। और एक फॉर्मूला है W इंटू टी इक्वल टू R, मतलब कि अगर मतलब जो काम करते हैं आप, उस काम में जितना समय देते हैं उसके हिसाब से आप जो है ना आपकी कमाई होती है। सुरेश की पहले की अगर बात करें तो 30,000 रुपए महीने कमाता था, मतलब 1,000 रुपए डेली। अगर वो 10,000 दिन काम करता, मतलब 27 साल काम करता, तो करोड़पति बनता। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो है ना सुरेश की कमाई अब कितनी हो गई, लगभग 30,000 रुपए पर डे हो गई, और 365 के अंदर ही उसके पास 1,09,50,000 रुपए आ गया, तो करोड़पति बन गया। यही फॉर्मूला का रहस्य है कि लोगों की जरूरत को समझना, लोगों की मांग क्या है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। अगर इन सब चीजों को जो प्रॉपर तरीके से फुलफिल करते हो तो 100% जो है ना आपका जो है ना करोड़पति बनने का फॉर्मूला सच होगा। आपका दिमाग आपको जवाब जरूर देगा, उसी के जवाब के साथ आप ये करोड़पति बनने का फॉर्मूला किसी भी फील्ड में डालेंगे और ये 100% जो है आपको करोड़पति बनाएगा। और मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि सभी लोग अमीर बन जाए, लेकिन सिर्फ रास्ता दिखाया है, उस पर चलना तो आपको ही होगा, और जो चलेगा उसी को मंजिल मिलेगी, वही अमीर बनेगा, वही करोड़पति बनेगा। और ध्यान रखिएगा, भीड़ का एक सिद्धांत होता है, अगर कहीं भीड़ इकट्ठी करनी है तो भीड़ के लोगों को चाहिए कि वह चीज उन्हें दो जो उनकी जरूरत है। मतलब लोगों की जरूरत को समझना। धन संपदा समृद्धि जहां रहेगी वहां लोग इकट्ठा होते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, मौज मस्ती, इंद्रिय सुख देने वाली चीजें, सेवाएं, वहां जो है लोगों की भीड़ होती है। कोई भी चीज अगर मुफ्त में मिलती है, अगर कहीं आपने जो है फ्री 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 लिखा है, अगर कहीं सेल लिखा है, तो वहां भीड़ जमा होती है। सुख शांति धर्म और भगवान, वहां भी आपने लोगों की भीड़ देखी होगी। जीवन को टोकने के हर चीज और सेवाएं, और ज्यादा करके बहुत से लोग आश्चर्य और चमत्कार करते हैं, वहां भी भीड़ जमा होती है। ये 6 चीजों में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करता है तो 100% उसका जो है ना उसके यहाँ भीड़ जमा होगी और कहीं के वो करोड़पति बनेगा। ऊपर लिखी हुई चीजों का अगर जो है ना सबसे जो है अगर मिश्रण बहुत शक्तिशाली होता है, तो याद रखो जहां भीड़ होती है वहीं पैसे आते हैं, और जहां भीड़ होती है तो अमीरी के रास्ते पे वहीं खुलते हैं। और इसी फार्मूले के ऊपर अपने दिमाग चलाओ, और इसी फार्मूले पर ध्यान दोगे तो आपके सामने कई रास्ते खुद खुल जाएंगे, आपको अमीरी की तरफ ले जाएंगे। मेरा अनुभव पक्का है, आप वादा है कि 100% कहीं ना कहीं जो है ना आप करोड़पति बनेंगे। मैंने एक आकलन किया है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो लगभग 24 करोड़ की आबादी है, और प्रत्येक जिला में लगभग 32 लाख का पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूं जिला में लगभग जो किसानों की बात करूं तो लगभग 8 लाख किसान हैं। आज एनसीएल के माध्यम से लगभग अगर मैं टारगेट 60% स्टेक अगर लेता हूं तो लगभग 5 लाख किसान जो है कहीं मेरे से जुड़ जाएंगे। और मैं इसी फार्मूले को अगर यूज करता हूं, सिर्फ इसी फार्मूले को यूज करता हूं, तो क्या होगा, 5 लाख किसान मेरे पास है। मान लो उनको सिर्फ 2 ही आइटम देता हूं, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड अगर मैं बेचना चाहता हूं, अगर 2 प्रोडक्ट अगर मैं बेचूं, सिर्फ मात्र 5 लाख किसान मेरे पास है, तो मात्र 2 प्रोडक्ट और 10 रुपए ही प्रॉफिट कमाऊं, तो मात्र एक दिन में ही करोड़पति बन सकता हूं मैं। 5 लाख इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1, मतलब कि 1 करोड़ तो वैसे एक पर डे मिल गया। अब ये सोचिए
कि अगर हम प्रॉपर एनएससीएल के अंदर हैं तो हमारे पास जो है ना कस्टमर, इसमें क्या है मधुमा, अगर आप देखेंगे ना कि प्रॉपर तरीके से जो मैंने बताया कि इसमें जो है ना सी इंटू यू, मतलब आपका जो सी अगर कम है तो यू बढ़ाना पड़ेगा, अगर यू कम है तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा आपको, और नहीं तो एम मतलब मंथ्स, वो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो आप करोड़पति कब बनना चाहते हो? किसी को घटा बढ़ा सकते हो। अगर कहीं ना कहीं आपका जो है ना कस्टमर अगर ज्यादा है तो आपको कम यूनिट बेचना पड़ेगा, अगर कस्टमर ज्यादा है, अगर यूनिट भी ज्यादा है तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इसको कम ज्यादा करके आप करोड़पति बन सकते हो, कहाँ बढ़ाना है वो कर सकते हो। तो यही धनवान बनने की शिक्षा है। और ये करोड़पति अगर बनते हैं तो जीवन जो जीने के लिए आप यहाँ आए हो, तो जीवन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, विदेश यात्रा, सभी चीजें आप जो है कहीं कहीं पा सकते हैं। और अंत में एक कविता के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी और की थी शायद। मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना भी पड़ता होगा शायद। और भी रह जाए दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और दिल में खुशी ज्यादा है तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ, अगर सर पर छत है, बदन पर कपड़ा है, और है थाली में खाना, और जरूरत से ज्यादा है तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ, जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा तो ये हो जाता, उससे अच्छा तो वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, जब पूछे कोई जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने तो जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ। If you had to work miles and miles, because it is okay if glass is half empty, you can always fill it with smile. मुस्कुराओ। तो आज तकलीफ बहुत है, लेकिन सही तरीके से अगर आप इस चीज को जीते हैं और इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, अब फंडिंग अगले हफ्ते 100% आ ही रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को अपना के, करोड़पति फॉर्मूले को अपना के कहीं ना कहीं जो है ना हम करोड़पति 100% बन सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और उम्मीद है कि